क्या समझता है ये अपने आप को? इसे मजा ना चखाया तो मेरा नाम निशा नहीं। निशा बहुत सुंदर भले ही ना हो, पर उसके चेहरे का आकर्षण कईयों से तारीफ पा चुका था। थैंक्स, आपका ब्यूटी सेंस काबिले तारीफ है। किसी तरह अपने को संयत रख निशा ने जवाब दिया था। आपकी एक क्वालिटी की तारीफ करनी पड़ेगी। सच को सरलता से स्वीकार कर लेने की शक्ति है आप में। राघव अपने उसी मूड में था। मेरी क्वालिटीज आप ना जाने तभी अच्छा है राघव। उसके कथन से निरपेक्ष राघव हल्के स्वर में सीटी बजा कोई गाना गा रहा था। घर पहुंचते ही नीलम दीदी उसके आने की खबर पर बाहर दौड़ी आई थी। उसे गले से लिपटा अंदर ले जाती दीदी बार बार पूछ रही थी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई निशु? तेरे जीजाजी को लड़के वालों के यहाँ जाना पड़ गया था। मैं भी काम छोड़ पहुँच नहीं सकती थी। देवर राघव की ओर मुड़ती नीलम ने स्नेह भरे स्वर में पूछा था, इसे पहचाना राघव? इसके बारे में तो कुछ ना पूछो भाभी, तभी ठीक है। कितना अंतर है, क्या सोचा क्या पाया। निशा को जूस का गिलास थमाती नीलम चौंक उठी थी। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, आप दिन रात अपनी बहन के रूप गुणों की जो गाथा सुनाती रहती थी, क्या उसमें और इनमें कोई मेल था? यूं कहो आकाश और धरती का अंतर था। नीलम जैसे डर गई थी। निशु, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, यह तो यूं ही उल्टी सीधी बोलता है। राघव, तुम्हारी इन्हीं आदतों से सब परेशान रहते हैं। मेरी बहन पर तो अपनी दया कर राघव। तुम्हारी बहन को किसी की दया की जरूरत नहीं है दीदी, विशेषकर उसकी जो शिष्टाचार का मतलब भी नहीं जानता। निशा के आवाज में तिरस्कार बोल उठा था। भाभी, कुछ आग तो जरूर है तुम्हारी बहन में, चलो अच्छी कटेगी। भाभी के हाथ में पकड़ी नाश्ते की प्लेट से एक रसगुल्ला उठा राघव बाहर चला गया था। हाँ निशु, तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ? इतने लंबे सफ़र से थक गई होगी। फ्रेश हो ले तो सबसे मिला दूँ तुझे। क्यों, इस रूप में सबसे मिलाते डरती हो दीदी? छी, कैसी बातें करती है निशु। लगता है राघव ने ज़रूर तंग किया है, वरना तू ऐसी बात कभी ना करती। उसे स्टेशन भेजने से पहले ही डर रही थी मैं, पर क्या करूं, मजबूरी ही ऐसी आ गई थी। नीलम के दुखी स्वर पर निशा हंस पड़ी थी। मैं तो तुम्हें ऐसे ही परेशान कर रही हूँ दीदी, चलो मेरा कमरा दिखा दो। निशा के चेहरे पर आई मुस्कान को देख नीलम ने चैन की सांस ली थी। वैसे राघव दिल का बुरा नहीं है निशु, शल्य चिकित्सा में एमएस कर रहा है। सबसे छोटा है ना, तो सबको छेड़ने में उसे मज़ा आता है। माँ जी का खास लाडला बेटा है, और तुम्हारा खास लाडला देवर भी। तो भी उसे कुछ देखेगी जानेगी तो मेरी बातों से सहमत हो जाएगी। इम्पॉसिबल, इस जिंदगी में तो यह बात मुमकिन नहीं हो सकती दीदी। निशा के दृढ़ स्वर पर नीलम के होठों पर रहस्यात्मक मुस्कान तैर गई थी। देखते हैं निशु, देख लेना। निशा की आवाज़ विश्वासपूर्ण थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते नीलम पर शादी के आयोजन का पूरा दायित्व था। सास ससुर हर बात के लिए नीलम की सलाह पर निर्भर करते थे। नीलम की छोटी बहन के रूप में निशा को सारे घर ने प्यार से लिया था, पर राघव की उन बातों ने उसे रात में सोने नहीं दिया था। अभिमान की भी कोई सीमा होती है, काश वह भी उसे अपमानित कर पाती। आश्चर्य का बात यह थी कि रात में सोते समय दूर बैठे माँ पिताजी की जगह राघव के ही बारे में सोचते हुए निशा सोई थी। दूसरे दिन तिलक जाना था। निशा ने अपना गुलाबी सूट के साथ मोती के टॉप्स व माला पहनी थी। दीदी के कहने पर ब्यूटी पार्लर से फेशियल और मेकअप भी करा आई थी। ना जाने क्यों राघव को हरा देने की इच्छा उभर आई थी। उस पर नजरें पड़ते ही राघव ने हल्के से सीटी बजाई थी। वाह, लगता है शहर के सारे कॉस्मेटिक्स खत्म हो गए हैं। सिर्फ इसी शहर के नहीं, आसपास के सभी शहरों की वैसी ही हालत है मिस्टर। चलिए, हमारे शहर ने आपको इस काबिल तो बनाया कि आप पर नजरें डाली जा सके। यहाँ रहने वालों का नजरों में खोट है। कहीं बाहर से डॉक्टर बुलाए मिस्टर राघव। अजी, हमारे जैसे डॉक्टर के रहते बाहर वाले आएंगे? कहिए तो आपके अंदर तक का पूरा पोस्टमार्टम मिनटों में कर दूं। उसकी चुनौतीपूर्ण नज़रों के आगे निशा का चेहरा गुलाबी हो उठा था। दीदी के ससुराल के सभी लोग निशा को बहुत ही स्नेह दे रहे थे। दीदी
उसके पहुंच जाने से बहुत खुश थी, पर निशा का हाल कौन समझे। बात बात में उसे अपमानित करने की राघव ने मानो कसम खा रखी थी। क्या दुश्मनी थी उसकी, निशा नहीं जानती। तिलक का सामान सजाती नीलम ने राघव से कहा था, अब तो इस घर में तुम्हारा ही तिलक आना बाकी है राघव, कब कर रहे हो शादी? अजी यहाँ तो लाइन लगी है भाभी, जब कहो 2-4 हौदे भर सोना चांदी मंगा दूँ। आप दहेज लेंगे? निशा की आवाज़ में तिरस्कारपूर्ण आक्रोश था। जब तक इंडिया में आप जैसी लड़कियां हैं दहेज तो देना ही होगा। बिना दहेज के शादी, वह भी आप जैसी लड़की से, असंभव कल्पना है ना भाभी? मेरी जैसी लड़की क्या आपसे शादी करेगी? क्या समझते हैं अपने को आप? डॉक्टर राघव, मैं शादी करूंगी एक पुरुष से, किसी घमंडी से नहीं, समझे? उत्तेजना में निशा का चेहरा लाल हो उठा था। क्या राघव, तुमने निशु का मूड खराब कर ही दिया ना। जब से आई है पीछे पड़ा है। क्या बिगाड़ा है निशु ने तेरा? मैं पीछे पड़ा हूँ इनके? ओह माय गॉड भाभी, इससे बड़ा मजाक भी हो सकता है क्या? दीदी, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तुनक कर निशा उठ गई थी। राघव यूं ही हंसता रहा। नीलम असहाय सी देखती रह गई थी। तिलक का समारोह बाहर लॉन में आयोजित की गया था। फरवरी की हल्की सर्दी भी निशा के मन को ठंडक नहीं पहुंचा सकी थी। लॉन के कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठी निशा को पता ही नहीं लगा कब उसके अशांत मन को सहलाने बरसात की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। खुद में डूबी निशा को राघव ने चौंका दिया था। क्यों अपनी दीदी से दुश्मनी निभा रही हैं? अगर बीमार पड़ गई तो भले ही जहर लगे, इस डॉक्टर की दवा ही खानी पड़ेगी। मिस निशा, आपकी दवा खाने के बजाय मैं जहर खाना ही पसंद करूंगी। डॉक्टर राघव, इतनी नफरत करती हैं अपनी जिंदगी से? अपनी जिंदगी से नहीं, आपसे। चलिए, प्यार ना सही, नफरत ही सही, कुछ तो दिया आपने। आपको प्यार दे सकने वाली लड़की इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुई है। अजी, प्यार और नफरत की बात छोड़िए, अंदर चलिए, वरना भाभी हमें दोनों को लेकर बड़ी प्यारी कहानी गढ़ लेंगी। दीदी मेरे दिल को जानती है राघव जी, उन्हें पता है वह कहाँ जुड़ा है। फिर आपको लेकर कोई कहानी गढ़ने की गलती वो कभी नहीं कर सकती। ओह अच्छा। एक पल को लगा राघव के चेहरे की चमक झट से बुझ सी गई थी। जी हाँ, अभिमान से निशा का चेहरा उज्जवल हो उठा था। आई एम सॉरी, मैं तो यूं ही। चलिए, बात यहीं ख़त्म हो गई, अब अंदर चले। राघव सहज हो गया था। अंदर पहुंचते ही दीदी ने मीठी सी डांट दे डाली थी। फिर कोई कहानी लिखने लगी थी निशु? बारिश की बूंदें भी पता नहीं लगी? कहानी मैं नहीं लिख रही थी दीदी, आपके इन देवर जी को डर था हमें बाहर साथ देखकर कहीं कहानी तुम ना गढ़ लो। चल, मुझे कहाँ आता है कहानियाँ लिखना। राघव तो सबको यूं ही तंग करता रहता है। नहीं भाभी, तुमसे अच्छा कहानीकार जन्मा ही नहीं है। बहुत आकर्षक कहानी बना लेती हो तुम। अजीब व्यंग्यात्मक ढंग से बात कह राघव चला गया था। 2 बार छींकों ने निशा को ठंड लगने की बात जता दी थी। दीदी ने अदरक की चाय दे जल्दी सो जाने की सलाह दी थी। सुबह आंखें खोलती निशा घबरा गई थी। दर्द से सिर फटा जा रहा था, आंखें जल रही थी। जरूर ही राघव का कहा सच हो गया। दीदी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया तो निशा की आंखें भर आई थी। हट पगली, जरा सा बुखार भर तो है, अभी ठीक हो जाएगी। मैं राघव को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें ना बुलाना दीदी, मैंने तुम्हें किस परेशानी में डाल दिया? अरे मामूली सर्दी बुखार भर तो है, परेशानी कैसी? नीलम की हंसी में चिंता साफ झलक रही थी। दूसरे कमरे से राघव को आवाज़ लगाती नीलम घबरा गई थी। ज़रूरत के समय तो इसका कभी पता नहीं लगता, न जाने कहाँ चला गया। थोड़ी ही देर बाद राघव की आवाज़ आई थी। भाभी, डॉक्टर अभय को पकड़ लाया हूँ, अपनी बहन का अच्छी तरह चेकअप करा लेना। अरे तुझे कैसे पता लगा राघव? निशु के बुखार का तो बस मुझे ही पता था। जिस तरह रात पानी में भीग रही थी, बुखार तो आना ही था, इसलिए अभय को क्लिनिक जाने से पहले ही पकड़ लाया। क्यों, क्या कुछ सीरियस बात है राघव? मामूली सर्दी से बुखार हुआ है, दवा तो तू भी दे सकता था ना? ना बाबा, मेरी दवा तो आपकी बहन को जहर लगेगी और जहर देने को मैं तैयार नहीं। किसने कहा तेरी दवा जहर लगेगी? नीलम के बातों में झिड़की थी। निशु ने एक बार आंखें उठा भर के देखा, फिर से मूंद ली थी। अरे वह क्या कहावत है, घर का जोगी जोगिया,
आन गांव का सिद्ध। तो भाई हमारी स्थिति तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली ठहरी ना। कल को कहीं उल्टा सीधा हो गया तो दोष मुझे ही लगेगा, न कि दवा की जहर दे दिया। राघव की बातों में व्यंग था। डॉक्टर अभय ने निशा का चेकअप कर नीलम से कहा था, सर्दी लगने से बुखार हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं, दवाएं घर में ही होंगी, राघव दे देगा। बुखार कब तक उतरेगा डॉक्टर? उदास स्वर में निशा ने सवाल किया था। निश्चय ही विवाह के उस व्यस्त घर में अपनी बीमारी से निशा संकोच में थी। आपको बुखार की क्या चिंता मिस निशा, अब लेटिए, आराम से सेवा करवाइए, वरना यूं पानी में कोई बिना कारण ही तो नहीं भीगता है ना। राघव का स्वर व्यंग्यपूर्ण था। फिर तू उसे छेड़ने लगा राघव, तुझे पता नहीं कितनी भावुक है निशु, कोई कहानी सूझ गई होगी उसे। अच्छा तो आप कहानी लिखती हैं, हमें पढ़ने देंगी अपनी कोई कहानी? डॉक्टर अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हमें कहाँ आता है कहानी लिखना, दीदी तो बस यूं ही। शर्म मुस्कान से निशा का चेहरा चमक उठा था। अच्छा, अगर 2 दिन में आपको एकदम ठीक कर दिया तो क्या इनाम देगी? जो आप कहेंगे। तो वादा रहा। डॉक्टर अभय उठ गए थे। उन्हें बाहर छोड़ वापस आए राघव ने अजीब कसैले शब्दों में कहा था, शायद वादे करना आपकी एक और क्वालिटी है, ठीक कहा ना? जी नहीं, ना मैं झूठे वादे करती हूँ, ना किसी से एक्सपेक्ट करती हूँ। निशा को गुस्सा चढ़ रहा था कि बीमारी में भी वह उसकी शांति से नहीं देख सकता। अगर वादे में वो आपको मांग ले? रुकते हुए राघव ने कहा। ओ यू आर इम्पॉसिबल डॉक्टर राघव। निशा ने झल्लाकर चादर सिर तक ओढ़ ली थी। सचमुच 2 दिन बाद निशा पूरी तरह स्वस्थ थी। नीलम दीदी के सिर से बोझ उतर गया, वरना शादी की भीड़ भाड़ में बहन के प्रति उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर अभय इस बीच निशा को देखने नियमित रूप से आते रहे। उनकी स्नेह से भरी बातें निशा को जितनी शांति पहुंचाती, उतनी ही राघव की बातें उसे जला डालती। ना जाने क्या दुश्मनी थी उसकी निशा से। शादी के 2 दिन पहले पिताजी पहुंच गए थे। निशा उनके सीने पर सिर रख रो पड़ी थी। पिताजी एकदम घबरा गए थे। क्या हुआ निशु, किसी ने कुछ कहा है बेटी? नहीं, आपने आने में इतनी देर क्यों की पिताजी? पगली कहीं की, वहाँ भी तो काम था ना। और फिर बेटियों को तो एक ना एक दिन पराए घर जाना ही होता है, समधी जी। इतना मुंह अच्छा नहीं बिटिया, नीलम दीदी की सास ने मजाक किया था। शादी के समय निशा के जयमाल गीत पर सभी मुग्ध हो गए। दीदी की सास तो उस पर न्यौछावर थी। कितना सुंदर गाती है निशा, काश यह डॉक्टर होती तो अपने राघव के लिए मांग लेती। अच्छा, तो डॉक्टर राघव को डॉक्टर पत्नी चाहिए? पिताजी की आवाज में कुछ उदासी थी। हाँ, डॉक्टर की जिंदगी ही त्यागपूर्ण होती है। उसके साथ पत्नी भी अगर उसी लाइन की हुई तो दोनों एक दूसरे की तकलीफ समझ सकते हैं। सास का तर्क शायद ठीक ही था। निशा खींच उठी। पिताजी को भी यह क्या सूझी, उल्टी सीधी बातें करके अपनी बेइज्जती करा लेते हैं। उन्हें क्या पड़ी है उस घमंडी के विवाह के बारे में बात करने की। ना जाने क्यों मन के किसी कोने में हल्की सी टीस उठी थी निशा की। क्या त्याग सिर्फ डॉक्टर पत्नी ही कर सकती है? पति के काम में सहयोग देना, उसे प्रेरणा देना तो हर पत्नी का कर्तव्य होता है। विवाह में निशा और उसकी हम उम्र लड़कियों ने बारातियों को खूब मजाक बनाया। निशा की हाजिर जवाबी पर तो बाराती मुग्ध थे। बारात में आए कुछ एक लड़के उससे बेहद प्रभावित थे। उस बीच व्यस्तता में भी राघव उसे छेड़ने और तंग करने से बाज नहीं आता था। हमारे घर का पानी आपको सूट कर गया है। जब आई थी तो कितनी अनइम्प्रेसिव थी आप, अब तो पंख निकल आए हैं। थैंक्स, याद रखूंगी। निशा चिढ़ जाती थी। शादी के बाद वापस अपने घर लौटते समय निशा का मन भारी हो रहा था। पिछली शाम की बातें उदासी और बढ़ा रही थी। नाश्ते की प्लेट लिए वह ड्राइंग रूम की ओर जा रही थी कि तभी डॉक्टर अभय की आवाज़ें कानों में पड़ी थी। लगता है भाभी की बहन निशा ने तुम पर रंग जमा लिया है। चलो, कोई तो पसंद आई, वरना हर लड़की में कोई ना कोई कमी तुम्हें मिल ही जाती थी। व्हाट नॉनसेंस, शी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अरे यार, बस जरा उसे तंग करने में मज़ा आता है। आर यू श्योर? डॉक्टर अभय का स्वर अविश्वासपूर्ण था। 100% श्योर। राघव का स्वर विश्वासपूर्ण था।
उसके बाद निशा से रुका नहीं गया था। नाश्ते की प्लेटें वापस रख स्टोर में छिपकर अपने आंसू कितनी मुश्किल से रोके थे उसने। विदा करती दीदी से लिपटकर वह रो पड़ी थी। दीदी की सास ने प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा था, तुझे इतनी जल्दी वापस भेजने का मन नहीं कर रहा है निशु, सपना के आने पर चली जाती बेटी। वहाँ भी इसकी माँ से बहुत याद कर रही थी। समधन जी, राघव की शादी में फिर आ जाएगी, अभी तो आज्ञा दे। पिताजी ने हाथ जोड़ दिए थे। राघव की शादी? निशा के दिल में चुभन सी उठी थी। जल्दी से आंखें पोंछ कार में जा बैठी थी। आज स्टेशन पहुंचाने जीजा जी जा रहे थे। आश्चर्य है, हर पल उसका अपमान करने वाले राघव का वह क्यों इंतजार कर रही थी। उसे देखे बिना वहां से जाने को उसका दिल क्यों नहीं तैयार था। दीदी भी चकित थी। ना जाने कहाँ निकल गया ये राघव, उसे तो पता था ना कि तू जा रही है। डॉक्टर अभय सुबह सुबह आकर उसे अपनी शुभकामनाएं दे गए थे। कितना फर्क है दोनों के स्वभाव में। एक सौम्य शालीन शांति का दूत और दूसरा तूफान के साथ आकर सिर से पैर तक झकझोर देने वाला। उस आंधी से वह डरती क्यों नहीं, क्यों उसका इंतजार करती रहती है वह। ट्रेन के स्टेशन छोड़ने तक उसे लगता रहा शायद कहीं से अचानक वह आ जाएगा और कहेगा, लीजिए निशा जी, मैं फिर टाइम पर आ गया ना आ पाता तो भाभी कहती उनकी प्यारी बहन को स्टेशन भी छोड़ने नहीं पहुंचा। यूँ मुझे आपको पहुंचाने की कोई खास इच्छा नहीं थी, पर ना आता तो रात का खाना भी पच नहीं पाता अपना। और फिर वही मन भावन हंसी। घर पहुंचकर वह अनमनी सी रही थी। माँ ने खोद खोद कर नीलम दीदी का हाल पूछा था। सब ठीक है माँ, दीदी के यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, दीदी का वहाँ बहुत मान सम्मान है। पर तू ये कैसी बुझी बुझी सी आई है निशु, कोई बात हुई थी वहाँ? माँ परेशान थी। वहाँ क्या होना था माँ? निशु फीकी हंसी हंस दी थी। एमएससी में दाखिला लेते ही निशु फिर बिजी हो गई थी। सुबह कॉलेज, शाम को म्यूजिक ने उसे राघव की याद भले ही धुंधलाने में सहायता की हो, पर दीदी की चिट्ठियों में वह उसका नाम ढूंढती रहती थी। तभी अचानक अप्रत्याशित घट गया था। दीदी के पाँव में एक लोहे की कील चुभ गई थी। छोटी सी बात समझ घर में ही हल्दी तेल की पट्टी बांध दी गई थी। डॉक्टर राघव एमएस करने के लिए हैदराबाद गया हुआ था। 2 दिन बाद ही उस साधारण कील के घाव ने टिटनेस का रूप ले लिया। दीदी जब तक हॉस्पिटल पहुंचाई गई सब कुछ खत्म हो गया था। पिताजी ने बताया था राघव तो सिर पटक पटक कर रो रहा था, सब घर वालों पर चिल्ला रहा था। भाभी को पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए, उसे क्यों नहीं बुलाया गया? होने को कौन टाल सकता है, पाँव में कीलें तो गड़ती ही रहती हैं। हमारी ही बेटी को यूं ही जाना था। माँ ने सिसकी ले आंचल से आंखें पोंछी थी। घर में मृत्यु का सन्नाटा छा गया था। बचपन से अब तक की एक एक बात याद करती निशा रो पड़ती थी। दीदी से कितना प्रेम मिला था उसे। माँ और पिताजी को अब उसे ही सहारा देना था। अपना दुख उसने पी लिया था। 5 महीनों बाद दीदी के ससुर का पत्र पिताजी के नाम आया था। आपकी बेटी नीलम की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, वह तो हमारे घर की लक्ष्मी थी। हम चाहते हैं उसकी जगह आपकी बेटी निशा हमारे घर आ जाए। माँ पिताजी ने क्या फैसला लिया ये जाने बिना ही निशा चौंक उठी थी। हरगिज नहीं, दीदी की जगह उसका जाना नामुमकिन है। अजय जीजा जी को केवल उसने जीजा के रूप में देखा है, उसी रूप में उन्हें स्वीकार कर सकती है, पति रूप में तो कभी नहीं। माँ ने कुछ कहना चाहा। घर वर सभी जाना पहचाना है निशु, तू सुखी रहेगी, नीलम की आत्मा को भी शांति मिलेगी बेटी। आज के बाद फिर कभी ऐसा मत कहना माँ, मैं मर जाऊंगी। निशा की बात सुन माँ डर गई थी। माँ पिताजी ने बड़ी ही विवशता से पत्र लिखा था कि निशा की नज़र में अजय जी उसके पूज्य जीजा जी हैं। यदि अपने छोटे बेटे राघव के लिए उसको स्वीकार कर सके तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होगी। जवाब में संक्षिप्त सा पत्र आया था। हमने तो आपको पहला मौका देना चाहा था, वरना अजय के लिए लड़कियों की क्या कमी है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। रही बात राघव की,
सो इसका विवाह तो बस डॉक्टर लड़की से ही किया जाना निश्चित है। माफ करे। माँ पिताजी को इस दुख से उबार लिया था डॉक्टर अभय ने। सीधे सादे शब्दों में उन्होंने निशा से विवाह का प्रस्ताव भेजा था। अपने सगों में उनकी एक बड़ी बहन थी, उन्होंने ही आकर निशा के गले में शगुन की चैन पहनाई थी। डॉक्टर अभय ने ही उसे बताया था कि राघव रिसर्च के लिए अमेरिका चला गया था। उसकी शादी के 2 वर्ष बाद जब सामने बैठे राघव को देखा तो कितना बदल गया था तूफान। वह ना जाने कहाँ थम गया था। एक अजीब सा सन्नाटा सा था उसके चेहरे पर। बातें करना तो मानो जैसे वह भूल ही गया था। इतनी देर में शायद उसने 2-4 औपचारिक सवाल भर पूछे थे। अभय का काम कैसा चल रहा है? अब तो अपना क्लिनिक खोल लिया है, बहुत बिजी रहते होंगे। आपको उनकी व्यस्तता से शिकायत तो नहीं? जी नहीं, खाली समय में मैं कुछ लिख पढ़ लेती हूँ, फिर घर गृहस्थी के काम में समय कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा है। निशा उम्मीद कर रही थी कि उसे देखते ही राघव के मुंह से कोई वाक्य उछाला जाएगा। वाह, जम रही हैं आप, कुछ मोटी हो गई हैं, लगता है कि दोस्त का खाना सूट कर रहा है। कहाँ गया वह राघव? आज 14 साल बाद डोर की बेल पर दरवाज़ा खोलते ही एक थका उदास व्यक्ति नजर आया था। पहचानने की कोशिश करते देख उदासी होठों पर तिराई थी। नहीं पहचाना? मैं राघव हूँ। राघव? 14 वर्षों की यादें एक पल में मन के कोरों से बाहर अचानक आ गई। थोड़ा संयत होते बोली थी, अरे आप आइए ना, असल में बात यह है कि आपने दाढ़ी रख ली ना, इसलिए पहचान नहीं सकी थी। दाढ़ी ना होती तो क्या पहचान लेती? उसकी आवाज़ में ना कोई चुनौती थी ना उत्सुकता, बस अजीब सा ठंडापन भर था। शायद हाँ या शायद नहीं, पर मैं आपकी परछाई देखकर भी आपको पहचान लेता। उसकी आवाज़ सीधी सपाट थी। जी, कुछ एम्बेरस थी निशा। आज का डॉक्टर राघव शांत निर्विकार सिगरेट भर पीता बैठा है। निशा को याद आया कि शायद 2 वर्ष पहले अभय ने बताया था कि सैड न्यूज़, राघव ने अमेरिका में विवाह किया था ना, उसका डाइवोर्स हो गया। ही इज़ सो डिस्परेट। एक बेटी है, वह भी माँ के साथ चली गई है। पुअर राघव। वह वापस भारत क्यों नहीं आ जाते? यहाँ आकर ही क्या होगा? नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना क्या उतना आसान है निशु? अभय गंभीर थे। उसकी पत्नी क्या डॉक्टर थी? नहीं, शायद जर्नलिस्ट थी। क्यों? कुछ नहीं, यूं ही मैंने सुना था वह डॉक्टर पत्नी चाहते थे। नेवर। इस बारे में तो वह एकदम क्लियर था कि उसे डॉक्टर पत्नी नहीं चाहिए। कहता था कि दोनों वापस आकर पेशेंट्स और मुर्दों की ही बातें करेंगे। पर उनकी माँ तो डॉक्टर बहू चाहती थी ना। अरे माँ बाप का क्या चाहते हैं वो अलग बात है। यू नो, फॉर सम टाइम मुझे लगता था वो तुम्हें पसंद करता था। छी, आप तो बस। निशा लज्जित हो उठी थी। अच्छा बस, अब मजाक छोड़ चाय पीजिए। निशा को याद आ गया था, शी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आज आप कैसे हैं राघव? निशा ने पूछना चाहा था। जी तो रहा हूँ। भारत कब आए? 1 महीना पहले। और हमारे यहाँ आने की आज याद आई? स्वर में उलाहना था। असल में आपकी एक चीज़ मेरे पास थी, वही देनी थी। मेरी चीज़? हाँ, नीलम भाभी ने आपके नाम एक पत्र लिखा था, शायद पोस्ट नहीं कर सकी थी। इतने वर्षों बाद दीदी का मेरे नाम पत्र? जी हाँ, मेरा भाभी के ही अलमारी में कुछ सामान रखा था। भाभी के न रहने पर अलमारी लॉक कर दी गई थी। मेरे कुछ कागजात पड़े थे उसमें। इस बार वापस आने पर कागजात उलटते पुलटते यह बंद लिफाफा मिला। पहले तो सोचा पोस्ट कर दूं, फिर स्वयं चला आया। खोलकर पढ़ने की इच्छा नहीं हुई राघव जी। सच कहूँ तो जी चाहा था कि पहले खोलकर पढ़ लूं, फिर सोचा ये भाभी के प्रति अन्याय होगा। उत्सुकता से निशा ने पत्र खोला था। इतने वर्ष पहले का जीवन जी उठा था। दीदी ने घर के सारे हाल चाल लिखे थे, साथ ही निशु को एक विशेष बात लिखी थी।
जानती है निशु, कल रात राघव ने एक सच स्वीकार किया है। उसे तू बहुत बहुत पसंद है। कहता है शादी करेगा तो बस तुझसे। तुझमें जो फाइटिंग स्पिरिट है उससे वो बहुत ही प्रभावित है। मैंने कहा माँ से ये बात बता दूँ? तो बोला नहीं, पहले निशा जी की मर्जी जान लो, वो मुझे पसंद भी करती हैं या नहीं। हाँ, तूने उसे क्या बताया था कि तेरे मन में कोई और है, तेरा मन कहीं और जुड़ा है? भाई मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं, पर उसका कहना है कि तूने कहा था। मैं उस बारे में जानती हूँ। लगता है राघव को बेवकूफ़ बनाने के लिए तूने कोई मजाक किया है ना? कितना अच्छा रहेगा, हम दोनों बहनें एक साथ इस घर में रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है तू राघव को ही पसंद नहीं प्यार भी करती है। क्यों, ठीक गेस किया ना मैंने? आखिर बड़ी बहन हूँ तेरी। अच्छा निशु, पत्र का जवाब तुरंत देना। वैसे तेरे मन में क्या है मैं जानती हूँ। माँ और पिताजी को प्रणाम। तेरी दीदी नीलम। टप टप आंसू गिरने लगे। फरवरी महीने की वह रात निशु को याद आ गई जब उसने राघव से चिढ़कर उसे जवाब दिया था, दीदी मेरे दिल की बात जानती हैं, वो कहाँ जुड़ा है। क्यों, पत्र में ऐसा क्या लिखा है भाभी ने? पढ़ सकता हूँ मैं? राघव व्याकुल हो उठा था। नहीं, ये पत्र मेरे लिए है राघव जी। अच्छा हुआ आपने इसे पढ़ा नहीं। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ इसमें कोई विशेष बात थी? आखिर भाभी का आखिरी पत्र था, कुछ अधिकार उन पर मेरा भी था ना। राघव जी, हमारे बीच इतने वर्षों का जो समय गुजर गया, यह पत्र उसकी एक कड़ी बन सकता था। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं। अभय एक अच्छे पति और पिता है, और शायद मैं एक अच्छी पत्नी और माँ। अगर इस पत्र का जिक्र आप अभय से ना करें तो मैं आभारी रहूंगी। निशा की आंखें फिर भर आई थी। तुम्हारी आंखों में मैंने पत्र को पढ़ लिया निशा। यह पत्र तुम तक पहुंचा ही नहीं, और मैं जवाब की व्यर्थ ही प्रतीक्षा करता रहा। एक उत्सुकता है, अगर उस समय पत्र का जवाब देती तो क्या वह हाँ में होता? राघव के दो व्याकुल आंखें निशा के चेहरे पर गड़ गए थे। जो वक्त बीत गया उस कल को लेकर मैं अपने आज को बर्बाद नहीं करना चाहूंगी राघव जी। उम्मीद है आप मेरी बात समझ मुझे क्षमा करेंगे। जवाब भी मुझे मिल गया निशा। मेरे दिल में एक कचोट थी। मैं तुम्हारे द्वारा अस्वीकारा गया हूँ। मैं सोचता रहा तुमने मेरे प्रस्ताव के जवाब में न लिख दी। तुम्हारी नज़रों में मैं एक मिथ्याचारी अभिमानी सिद्ध हुआ। आज इतने वर्षों पुराने इस पत्र ने मेरा भ्रम दूर कर दिया निशा। राघव उठ खड़ा हुआ था। ये क्या, आप जा रहे हैं? अभय जी से नहीं मिलेंगे? निशा हैरान थी। फिर कभी, आज नहीं। निशा को कुछ कहने का मौका देने से पहले ही राघव दरवाज़ा खोल बाहर चला गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।